नमस्कार, मैं विशाखा ठाकुर। स्वागत है आप सभी का 3.0 टीवी में। पिछले शुक्रवार को फेडरल रिजर्व के चेयरमैन जेरोम पोवेल ने इंटरेस्ट रेट में बढ़ोतरी की गति को धीमा करने की जरूरत का संकेत दिया था। इसने बेस को वर्चुअल डिजिटल एसेट्स पर दांव लगाने में मदद की है। नतीजतन बिटकॉइन, इथेरियम जैसी प्रमुख क्रिप्टो करेंसी नीचे की ओर जा रही हैं। मार्केट कैपिटलाइजेशन द्वारा सबसे बड़ी क्रिप्टो करेंसी बिटकॉइन हाल ही में 2% नीचे $26,680 के स्तर पर ट्रेड कर रही थी। मार्केट कैपिटलाइजेशन द्वारा दूसरी सबसे बड़ी क्रिप्टो करेंसी $1,800 के आसपास दिखाई दी। पोवेल ने कहा, फाइनेंशियल स्टेबिलिटी टूल्स ने बैंकिंग सेक्टर में स्थितियों को शांत करने में मदद की। वहां डेवलपमेंट दूसरी तरफ सख्त क्रेडिट स्थितियों में योगदान दे रहे हैं और इकोनॉमिक ग्रोथ, हायरिंग और इन्फ्लेशन पर प्रभाव पड़ने जा रहा है। नतीजतन हमारी पॉलिसी रेट को उतनी वृद्धि करने की आवश्यकता नहीं हो सकती जितनी अन्यथा हमारे लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए होती। डो स्टॉक्स ने कीमतों में गिरावट के साथ साथ बेयर्स को कीमतों को कम करने की अनुमति दी है। एनालिस्ट ने कहा, हालांकि यूएस डेट सीलिंग के लिए संघर्ष से बीटीसी की कीमतों में गिरावट की संभावना है। पिछले 24 घंटों में ग्लोबल क्रिप्टो मार्केट कैप 1.08% और घटकर $1.12 ट्रिलियन हो गया। टोटल क्रिप्टो मार्केट वॉल्यूम इस पीरियड के दौरान 15.49% बढ़कर $19.67 बिलियन हो गई। डीफाई में टोटल वॉल्यूम वर्तमान में $1.47 बिलियन है या टोटल क्रिप्टो मार्केट वॉल्यूम का 7.46% है। सभी स्टेबल कॉइन्स की वॉल्यूम $17.71 बिलियन है जो टोटल क्रिप्टो मार्केट के 24 घंटे की वॉल्यूम का 89.99% है। बिटकॉइन का डोमिनेंस वर्तमान में 46.35% है जिसमें दिन में 0.07% की कमी दिखाई दी। IC15 इंडेक्स टॉप 15 टोकन का बैरोमीटर 1.12% फिसलकर 37,199 पर आ गया। फॉरेन एक्सचेंज मार्केट में वांडा के सीनियर मार्केट एनालिस्ट एडवर्ड मोया ने शुक्रवार के नोट में लिखा, फेड चेयर फ्यूचर टाइटनिंग के संबंध में धैर्य के संकेत के साथ संतुष्ट दिखाई देता है। इस बीच प्रोटोकॉल के डाउ के वीकेंड में वोट फ्रॉड का शिकार होने के बाद टोर्नेडो कैश का टॉन टोकन रिकवर होना शुरू हो गया है। ये अटैक जो एक एक्सप्लॉइट या हैक नहीं था, इसमें एक अटैकर शामिल था जो प्रस्ताव को आगे बढ़ा रहा था, लेकिन अटैकर को कुछ छिपे हुए मैलिशियस कोड के माध्यम से सभी गवर्नेंस वोट्स तक पहुंच की अनुमति देता था। नतीजतन प्रोटोकॉल का टॉन टोकन $5.76 से 40% गिरकर $3.59 हो गया, लेकिन अब रिकवर हो रहा है और $4.66 तक है। टोर्नेडो कैश कम्युनिटी अनऑथराइज्ड कोड चेंजेस को वापस लाने के लिए सॉल्यूशन प्रस्तावित कर रहा है और एग्जिस्टिंग होल्डर्स के लिए एयर ड्रॉप टोकन के साथ एक नया कॉन्ट्रैक्ट बनाने पर विचार कर रहा है। अन्य समाचारों में बीटीसी पेमेंट ऐप स्ट्राइक 65 देशों में विस्तारित हो गया है, जबकि सदबीस की रेयर एनएफटी कलेक्शन की ऑक्शन ने $2.4 मिलियन अर्जित किया है। पॉपुलर एनएफटी कलेक्शन पजी पेंगुइन्स ने ई कॉमर्स की दिग्गज कंपनी अमेजॉन पर अपने नए डिजिटल टॉय कलेक्शन और एक्सपीरियंस के लॉन्च के साथ एक्सप्लोसिव इंटरेस्ट और सेल्स देखा। प्रोजेक्ट के सीईओ ल्यूका नेट्स के अनुसार पजी पेंगुइन्स ने पहले 2 दिनों में $500,000 से अधिक की सेल की, जो 20,000 पजी पेंगुइन से अधिक है। कल नेट्स ने कहा कि टीम की थीसिस ये है कि वे चाहते हैं कि पजी पेंगुइन्स जीतें, लेकिन साथ ही स्पेस को आगे बढ़ाएं। ये कहते हुए कि वे लाखों यूजर्स को वेब3 स्पेस में इस तरह से लाने पर ध्यान केंद्रित कर रहे हैं। पजी पेंगुइन के सीईओ के अनुसार हाल ही में अमेजॉन लॉन्च प्रोजेक्ट के दृष्टिकोण के अनुरूप है, जिसमें म्यूजिक या स्पोर्ट्स की दुनिया से सबसे बड़ी कंपनियों और प्लेयर्स को शामिल करना है, जो लाखों यूजर्स को अभी तक एनएफटी स्पेस में नहीं लाए हैं। 19 मई को बैंकक्रप्ट सिंगापुरियन क्रिप्टो करेंसी हेज फंड थ्री एरोज कैपिटल से नॉन फंडेबल टोकन के लिए $2.5 मिलियन की ऑक्शन हुआ। ऑक्शन को पॉपुलर फाइन आर्ट्स ब्रोकर सदबीज द्वारा फैसिलिटेट बनाया गया था और टाइलर हॉब्स फिडेंजा 725, लावा लैब्स, ऑटो लाइफ 187 और टाइलर हॉब्स फिडेंजा 861 जैसे नोटेबल कलेक्टिबल्स को फीचर किया गया था। टाइलर हॉब्स फिडेंजा 725 सबसे एक्सपेंसिव पीस था जो $1 मिलियन में सेल हुआ। घोषणा के बाद 3AC के को-फाउंडर कायर डेविस ने मार्केट में एनएफटीज के बढ़ते वैल्यू का हवाला देते हुए उत्साह व्यक्त किया। जुलाई 2022 में 3AC द्वारा बैंकक्रप्सी घोषित किए जाने के बाद ऑक्शन किए गए एनएफटी को लिक्विडेटर्स द्वारा रिकवर किया गया था। चल रहे क्रिप्टो करेंसी बेयर मार्केट द्वारा उत्पन्न चुनौतियों के आगे झुकने से पहले हेज फंड ने अनुमानित $10 बिलियन की एसेट्स को मैनेज किया। कंपनी पर वर्तमान में क्रेडिटर्स का $3.5 बिलियन बकाया है।
बुधवार को बिटकॉइन फ्रॉग्स 24 घंटे के पीरियड में बेस्ट सेलिंग एनएफटी कलेक्शन था। उस दिन फ्रॉग्स ने बोर्ड एप्स, यॉट क्लब, क्रिप्टोपंक्स और अन्य पॉपुलर कलेक्शन को पीछे छोड़ दिया। BRC20 मीम कॉइन को बिटकॉइन ब्लॉकचेन पर डायरेक्ट मिंट किए गए 10,000 यूनिक फ्रॉग कलेक्टिबल्स के रूप में डिस्क्राइब किया गया है। पब्लिकेशन के समय 3,700 फ्रॉग्स के ओनर्स थे। इस बीच सैकड़ों एनएफटी मार्केटप्लेस लिस्टिंग खरीदारी के लिए उपलब्ध थी। क्रिप्टोस्लैम के अनुसार ऑन चेन एनएफटी एनालिटिक्स के एक प्रमुख एग्रीगेटर बिटकॉइन फ्रॉग्स की सेल दिन के लिए $2.2 मिलियन से अधिक हो गई। बुधवार 17 मई को फ्रॉग्स ने बोर्ड एप एनएफटीज को आउटसोल्ड कर दिया। इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट के लिए टोकनाइजेशन पर एक रिपोर्ट जारी होने के बाद वर्ल्ड बैंक भविष्य में ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी की ओर रुख कर सकती है। 49 पेजेस की रिपोर्ट ग्लोबल इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स के लिए डेट फाइनेंसिंग प्रोसेसेस को डिजिटाइज करने के लिए ब्लॉकचेन का उपयोग करने के लाभों पर प्रकाश डालती है। रिपोर्ट का एक बड़ा हिस्सा घटते फंडिंग सोर्सेस के सामने वर्ल्ड बैंक द्वारा ब्लॉकचेन के उपयोग पर फोकस्ड है, लेकिन इसमें पूर्ण पैमाने पर अपनाने के लिए कई चुनौतियों पर भी प्रकाश डाला गया है। रिपोर्ट ने ब्लॉकचेन के साथ 2 तरीकों की पहचान की जिससे वर्ल्ड बैंक की प्रोसेसेस में तुरंत सुधार हो सकता है। पहला लक्ष्य इंफ्रास्ट्रक्चर सिक्योरिटीज को टोकन देकर और इशुएंस कॉस्ट को और समय को कम करके इन्वेस्टर्स की एक ब्रॉडर रेंज के लिए फंडिंग को डेमोक्रेटाइज करना है। प्रोसेसेस की ट्रांसपेरेंसी में सुधार के लिए ब्लॉकचेन का उपयोग विशेष रूप से बजट से संबंधित रिपोर्ट के ऑथर्स द्वारा पहचाना गया दूसरा एप्लीकेशन है। वर्ल्ड बैंक के कॉन्ट्रैक्टर्स और सब कॉन्ट्रैक्टर्स ब्लॉकचेन और स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट का लाभ उठाकर विवादों से बच सकते हैं, जो ब्लॉकचेन बेस्ड ट्रांजैक्शन की इम्यूटेबिलिटी पर भरोसा करते हैं। बिटकॉइन फोकस पेमेंट्स कंपनी स्ट्राइक यूनाइटेड स्टेट्स और एल साल्वाडोर के अपने करंट बेस से 65 से अधिक देशों में अपने आप का विस्तार कर रही है। स्ट्राइक के CEO जैक मॉरिस ने शुक्रवार को मायामी बीच, फ्लोरिडा में बिटकॉइन 2023 कॉन्फ्रेंस में ये घोषणा की। स्ट्राइक ऐप बिटकॉइन और लाइटनिंग का उपयोग करके ग्लोबल पेमेंट और क्रॉस बॉर्डर मनी ट्रांसफर सर्विसेज प्रदान करता है, जो चीपर और फास्टर बिटकॉइन ट्रांजैक्शन के लिए एक सेकेंडरी नेटवर्क है। ऐप में अब एक नया यूजर इंटरफेस है और यूजर्स को बिटकॉइन और टेथर में फंड स्टोर करने की अनुमति देता है। स्ट्राइक का दावा है कि एक्सपेंशन इसके टोटल एड्रेसेबल मार्केट को लगभग 3 बिलियन लोगों तक पहुंचाएगा। शनिवार को एक अनआइडेंटिफाइड अटैकर या अटैकर्स के ग्रुप ने टोर्नेडो कैश के ऑपरेशंस, फंड्स और फ्यूचर के इंचार्ज डाओ को प्रभावी ढंग से अपने कब्जे में ले लिया। वीकेंड की शुरुआत में अटैकर ने एक मैलिशियस प्रपोजल सर्कुलेट किया जिसने एक कोड फंक्शन को छुपाया जिसने उन्हें नकली वोट दिए, जिसका उपयोग अब टोर्नेडो कैश के कुछ पहलुओं को संभालने के लिए किया जा सकता है, जैसे कि मेन गवर्नेंस कॉन्ट्रैक्ट में टॉन टोकन या लॉक टॉन टोकन का विड्रॉल करना। ये एक प्रपोजल सबमिट करके पूरा किया गया था जो पिछले वर्जन जैसा दिखता था, कुछ मैलिशियस कोड को छोड़कर जो लॉजिक को अपडेट करने की अनुमति देता है। अटैकर को सभी गवर्नेंस वोट्स तक एक्सेस देता है। सिक्योरिटी रिसर्च सैम ज़ान ने रविवार को ट्वीट किया, अब जब उनके पास सभी वोट हैं तो वे जो चाहें कर सकते हैं। इस मामले में उन्होंने सिर्फ टॉन के रूप में 10,000 वोट वापस ले लिए और इसे बेच दिया। इस प्रकार ये अटैक एक्चुअल टोर्नेडो कैश प्रोटोकॉल में प्रभावित नहीं करता है, जो यूजर्स को फंड्स और क्रिप्टो एड्रेसेस के मूवमेंट्स को स्पष्ट करने के लिए सर्विस के माध्यम से फंड्स पास करने की अनुमति देता है। सेंट्रल बैंक ऑफ ब्राजील ने ब्राजील में बाइनेंस के पेमेंट प्रोवाइडर लैटम गेटवे को देश में पेमेंट इंस्टीट्यूशन और इलेक्ट्रॉनिक मनी इशुअर के रूप में काम करने का लाइसेंस प्रदान किया है। ब्राजील बाइनेंस के सबसे बड़े मार्केट्स में से एक होने के साथ ये अप्रूवल क्रिप्टो के प्रमुख प्लेयर्स में से एक के लिए एक कदम आगे का प्रतिनिधित्व करता है। शुक्रवार 19 मई को लैटम गेटवे को एक पेमेंट इंस्टीट्यूशन और इलेक्ट्रॉनिक करेंसी इशुअर के रूप में काम करने का लाइसेंस दिया गया, जिसका ब्राजील के फाइनेंशियल इंडस्ट्री पर पॉजिटिव इम्पैक्ट पड़ा। दुनिया के सबसे बड़े क्रिप्टो एक्सचेंज बाइनेंस के साथ लैटम गेटवे के संबंध को देखते हुए इसे क्रिप्टो करेंसी सेक्टर के लिए भी अच्छी खबर माना गया। बाइनेंस एक्सचेंज और लैटम गेटवे ने पहली बार जून 2022 में एक दूसरे ब्राजीलियन पेमेंट प्रोवाइडर कैपिटल के साथ कोलैबोरेटिव अलायंस को समाप्त करने के बाद कोलैबोरेट किया। बाइनेंस के अनुसार कैपिटल के साथ अपनी पार्टनरशिप की समाप्ति की वजह से लोकल करेंसी विड्रॉल्स और इसके प्लेटफॉर्म पर डिपॉजिट टेम्पररी सस्पेंड हो गए। हालांकि अन्य पेमेंट प्रोवाइडर के साथ एक नया अग्रीमेंट करने के बाद एक्सचेंज ने जल्दी ही इन एक्टिविटीज को फिर से शुरू कर दिया।
OKX एक प्रमुख क्रिप्टो करेंसी एक्सचेंज है जिसने हाल ही में बिटकॉइन ऑर्डिनेंस और BRC-20 टोकन के प्रति अपनी कमिटमेंट के लिए ध्यान आकर्षित किया है। सीशेल्स बेस्ड कंपनी जो ट्रेडिंग वॉल्यूम द्वारा दुनिया की सबसे बड़ी क्रिप्टो एक्सचेंज है, जिसने अभी एक प्रमुख BRC-20 टोकन की लिस्टिंग की घोषणा की है, जिसने पूरे बिटकॉइन कम्युनिटी में एक्साइटमेंट लाई है। OKX ने शुक्रवार 20 मई को घोषणा की कि उसका प्लेटफॉर्म प्रमुख और सबसे बड़े BRC-20 टोकन ORDI को लिस्ट करने वाले पहले प्लेटफॉर्म में से एक है। कॉइन मार्केट कैप के डेटा के अनुसार ORDI, जो मार्च में मीम कॉइन के रूप में शुरू हुआ, इसने $272 मिलियन से अधिक के मार्केट कैप के साथ सबसे सफल BRC-20 प्रोजेक्ट के रूप में अपनी स्थिति बनाए रखी। कोलिन वू, एक चाइनीज क्रिप्टो जर्नलिस्ट और ब्लॉगर, ने बिट इन्फो चार्ट्स के लिए एक लिंक साझा की, जिससे पता चलता है कि $267 मिलियन वर्थ के 10,000 बिटकॉइन को आज बड़ी मात्रा में कॉइनबेस एक्सचेंज में ट्रांसफर कर दिया गया है। ट्रांसफर लगभग 19 घंटे पहले हुआ, जब फ्लैगशिप क्रिप्टो करेंसी $27,600 से ऊपर ट्रेड कर रही थी। क्रिप्टो एक्सचेंज में ट्रांसफर होने से पहले क्रिप्टो करेंसी की इस भारी मात्रा को एक गुमनाम वॉलेट से दूसरे में ट्रांसफर किया गया था। तब से कीमत में 2.04% की गिरावट आई है और अब इसकी कीमत $26,845 है। 12 मई को उसी वॉलेट ने उसी एक्सचेंज में 10,000 BTC भेजे। बिटकॉइन होल्डर्स ने ट्वीट के कमेंट सेक्शन में क्रिप्टो करेंसी के संभावित सेंडर और रिसीवर के बारे में अनुमान लगाया। इस बड़े पैमाने पर BTC ट्रांसफर के बाद एक ट्विटर यूजर ने कहा कि वह बिटकॉइन को शॉर्ट करना चाहता है। आज के लिए फिलहाल इतना ही। मैं विशाखा आपसे फिर मिलूंगी ऐसी ही ताज़ा अपडेट्स के साथ। ऐसी और ताज़ा अपडेट्स जानने के लिए लॉग ऑन कीजिए हमारी वेबसाइट www.3versetv.io पर या फिर QR कोड स्कैन कीजिए।